किशोर एक राजनीतिक रण निकाल रहे हैं और वो बहुत सारे राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के ऊपर आरोप पे आरोप लगा रहे हैं। वो भी उन्होंने भी एक पार्टी बनाया है जन सुराज। आप क्या कहेंगे? वो बहुत सारे नेताओं के ऊपर आरोप लगाते हैं लेकिन कोई भी नेता उस आरोप का जवाब नहीं देते हैं। इस पर आप क्या बताएंगे? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि इस बिंदु पे मैं कुछ प्रकाश डाल सकूं। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशांत किशोर जी विगत वर्ष 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी का गठन किए, जन स्वराज पार्टी। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस होता है और उसी दिन इन्होंने उसी मंच से यह भी घोषणा किया कि जैसे ही मेरी सरकार आएगी तो शराबबंदी कानून को शराबबंदी कानून को मैं समाप्त करूंगा। अब सबसे बड़ा होता है कि अभी बिहार में 2006 से शराबबंदी लागू है और भले ही बैकडोर से जो लोग ले रहे हैं वो तो गलत कर ही रहे हैं, बिहार के साथ भी गलत कर रहे हैं, देश के साथ भी गलत कर रहे हैं। अब रहा सवाल प्रशांत किशोर जी की पार्टी का, तो आप आज से 2011-12 में चले जाइए। मैं पत्रकार महोदय से यह प्रश्न करना चाहता हूँ, सभी नेताओं की कुंडली खोल रहे हैं और वो मतलब कि क्या इतने धर्मात्मा है कि सबकी कुंडली खोले लेकिन कोई जवाब आ रहा हूँ। आप लोगों से भी अनुरोध है कि जब प्रशांत किशोर जी इस तरह का प्रश्न करते हैं और सभी की कुंडली खोलते हैं तो जरा 2011-12 दिल्ली चले जाइए आप। और उस समय अरविंद केजरीवाल जी जो नए नए राजनीति में प्रवेश किए थे और उनके भाषणों को जरा आप जब सुनेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि उन्होंने भी उस समय के जितने भी राजनीतिक के थे उन सभी पर उन्होंने आरोप लगाया और उनकी लंबी चौड़ी सूची उनके पास रहती थी कि जैसे ही मेरी सरकार आएगी इन सभी को मैं बंद कर दूंगा और इन पर कठोर से कठोर कार्रवाई करूंगा। तो आप उस दौर के केजरीवाल जी के भाषण को और अभी के प्रशांत किशोर जी के भाषणों को मिलाइए, दोनों में लगभग 90% समानता आपको दिखाई देगी। लेकिन जब केजरीवाल जी सत्ता में आए उन्होंने जो भ्रष्टाचार किया वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। आज प्रशांत किशोर जी जो राशि खर्च कर रहे हैं तो क्या वो अपने जेब से खर्च कर रहे हैं या किसी के माध्यम से खर्च कर रहे हैं? तो जब ये खर्च कर रहे हैं तो इसकी भरपाई तो कहीं ना कहीं से करेंगे। वो कह रहे कि जो भी राशि मैं खर्च करता हूँ वो मैंने चोरी नहीं किया है, मैंने कमाया है। बिल्कुल सही बात है, कमाया है उन्होंने। मैं इस बात से सहमत हूँ कि उन्होंने कमाया है, लेकिन अपनी कमाई का जो खर्च अपनी कमाई की राशि का जो खर्च वो अभी कर रहे हैं, क्या उसकी भरपाई वो नहीं करेंगे? ये गारंटी लिख के देंगे? और अगर गारंटी लिख करके नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार करेंगे। और हम सभी जानते हैं कि शराब के व्यवसाय में जितना भ्रष्टाचार है उतना संभवतः किसी भी व्यवसाय में नहीं है, क्योंकि शराब के बोतलों पर दाम नहीं लिखा रहता है। केजरीवाल जी ने एक बोतल पर एक बोतल फ्री की योजना चलाई, बहुत दिल्ली वाले खुश हो गए। क्या उन्हें दोबारा तीसरी बार सत्ता मिली? तो जितनी जल्दी केजरीवाल आए उतनी जल्दी उनको उखाड़ के फेंक दिया गया। हाँ, तो ये आने के पहले उखड़ जाएंगे। ये भी केजरीवाल है। केजरीवाल के दादा निकलेंगे भ्रष्टाचार के मामला में, उनके पिता नहीं, उनके दादा निकलेंगे। कहने का तात्पर्य है कि जो भ्रष्टाचार उन्होंने किया उससे कई गुना ज्यादा ये करेंगे। और केजरीवाल तो अन्ना हजारे की पीठ पे बैठ के आगे बढ़े थे, ये किसकी पीठ पे आगे बढ़ना चाहता है? हाँ, ये जो पीठ पर बढ़े हैं, तो आज आप 12-15 साल पहले चले जाइए तो भारत की जितनी प्रमुख पार्टियां हैं इन सभी के ये चुनावी रणनीतिकार रहे हैं और उसी के बल पर इनके पास जो पार्टियों की जानकारी है, उनके नेताओं की जो जानकारी है, उसी को ये भंजा रहे हैं। अब देखिए पिछले हम एक उदाहरण देना चाहते हैं। मतलब तो जिनके साथ रहे उनकी कुंडली खोल रहे हो? उनकी कुंडली खोल रहे हैं निश्चित कि आप उनका जो लूप होल्स इनके पास है तो वो तो निकालेंगे, तभी तो इनकी दुकान चलेगी। ऐसा नहीं था चोर चोर मौसेरे भाई वाली बात है? मैं भी, ये भी हो सकता है। अब एक उदाहरण मैं उत्तर प्रदेश का देना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जब चल रहा था तो प्रशांत किशोर जी
अखिलेश यादव जी के और कांग्रेस के चुनावी रणनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी जी के लिए इन्होंने खाट सभा कराई थी, याद होगा। तो उस खाट सभा का परिणाम क्या निकला, ये भी आप लोगों को बताना हो चाहिए कि जैसे ही राहुल गांधी जी मंच पर से भाषण देके खत्म किए, पब्लिक जो है सो कोई पौवा लेके भागा, कोई पार्टी लेके भागा, कोई रस्सी लेके भागा। यही तो दिखाई दिया हम लोगों को उस भाषण के बाद। और क्या दुर्गति हुई कांग्रेस की और अखिलेश यादव जी की, सबको पता है। लेकिन सर प्रशांत किशोर अच्छी अच्छी बातें करते हैं। वो बोलते हैं कि आप अपने बच्चों की बातें करें, आपके बच्चों की रोजगार की बातें करें। आप अपनी बातें करते हैं, रोटी की बात करते हैं, लेकिन बच्चों की बात की तो अच्छी अच्छी बातें करते हैं। तो क्या उनकी राजनीतिक स्थिरता नहीं बनेगी? बिल्कुल अच्छी बातें करते हैं। आप अपना सामान बेच रहे हैं तो अपने सामान को क्या आप खराब कहेंगे? तो वो सामान बेच रहे हैं सर, वो तो और क्या राजनीति कर रहे सामान बेच रहे हैं? हैं। उन्होंने तो पार्टी बना लिया सर। उन्होंने अपना जन स्वराज पार्टी को बेच रहा है वो। अब रहा सवाल कि ये अच्छी बातें करते हैं, बहुत अच्छी बात है। इनके बातों की मैं सराहना करता हूँ एक मामले में। अब इसका दूसरा पहलू पर आइए। एक तरफ आप शराबबंदी कानून को समाप्त करेंगे, तो जिस परिवार को हो सकता है कि ये एक बोतल पर 2 बोतल फ्री की योजना ले आवे यहाँ, तो हमारा नौजवान जो आज पलायन कर रहा है, वह नौजवान तो दारू पी के पड़ा रहेगा, तो पलायन तो नौजवानों का रुक ही जाएगा। आप दूसरी ओर बच्चों की शिक्षा की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है कि शिक्षा की बात कर रहे नहीं सर, हैं। शराब पे एक बात बोलेंगे कि वो प्रशांत किशोर का कहना है कि आप शराबबंदी है बिहार में, तो शराबबंदी तो चल रहा है, तो जो टैक्स की चोरी हो रही है, उस टैक्स से अगर हम कुछ रोजगार करें बिहार में या कुछ रोजगार की व्यवस्था करें तो गलत क्या है, ये सोचकर वो शराब को चालू करना चाहते हैं। नहीं नहीं, बात सही है उनका। उनका जो सोच है कि शराब के पैसे से हम बच्चों का भविष्य सुधारेंगे, तो यह भी तो होगा कि जब शराब पी करके घर के जो आखिर शराब, वो शराब जो बेचेंगे वो मध्यम वर्ग ही ज़्यादा इससे प्रभावित होगा, क्योंकि निम्न वर्ग तो आज भी पी रहा है और उच्च वर्ग को भी परेशानी नहीं है। जो परेशानी है वो मध्य वर्ग की है, और मध्य वर्ग जो शराब पिएगा उस समय, तो उसकी कमाई तो जाएगी शराब में। तो कमाई जो जाएगी तो उससे शिक्षा का विकास कैसे होगा, ये भी तो प्रश्न पैदा होगा। तो सर जब उसका जो जब सर वहाँ से पैसा आएगा, वहाँ से जो टैक्स आएगा, उससे वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे शिक्षा पर, और यहाँ तक कि वो बात कर रहे हैं कि हम प्राइवेट स्कूल में सरकार जो गरीब बच्चे हैं उनको भी एडमिशन करवाएंगे, नए तरीके से नया कानून बनाएंगे, ऐसी बातें या करते हैं। मेरे कानून आप पहले भी तो बना हुआ था। तो टैक्स की चोरी चोरी तो उस समय भी होती थी। दिल्ली में टैक्स चोरी कहाँ, टैक्स चोरी रुका हुआ था क्या? लेकिन शराबबंदी में भ्रष्टाचार तो हुआ। तो यहाँ कैसे नहीं, यहाँ अगर नहीं होगा इसकी गारंटी कैसे होगी? केजरीवाल दिल्ली में शराबबंदी कानून नहीं था, शराब बिक रहा था, वो एक बोतल पर एक बोतल फ्री दे रहे थे। हो सकता है ये 2 बोतल फ्री कर दें। तो आप इसको इस तरह से अगर हम लेंगे कि जो घर का मालिक है वो शराब पिए रहेगा, तो उस घर का माहौल तो सुखमय नहीं हो सकता है, इसकी तो निश्चित रूप से गारंटी गारंटी है। तो वह बच्चा कैसे पढ़ेगा जब घर में कलह होगा? आज जो महिला तो शराब नहीं पी रही है, उस समय हो सकता है वो महिला भी शराब पीने लगे, बच्चे की माँ भी शराब पीने लगे, देखा देखी में। तो बच्चे का विकास तो हम नहीं समझते हैं कि इस रास्ते पे चल के हो सकता है। मतलब शराब जो अभी स्वतंत्र रूप से नहीं चल रहा है, स्वतंत्र रूप से आने पे बहुत सारी परेशानियां का सामना करना पड़ सकता है बिहार के लोगों को। परेशानियों का सामना तो महिलाओं को ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि आज भले ही लुके छिपे रूप में कोई लोग शराब पी रहे होंगे, लेकिन जब खुलेआम हो जाएगा तो घर में तो आराम से दारू की सर बोतल आ जाएगी। आप वरिष्ठ हैं, आपने बहुत सारी दुनिया देखा है, पहले का भी इस समय देखा है, आज का भी देखा है, तो आपको क्या लगता है जो शराबबंदी से पहले, शराब जब बंद नहीं था तब का जो समाज में सिस्टम था, वहाँ की सोसाइटी थी, और अब जो शराब बंद हो गया है, भले ही चल रहा है चोरी छिपे, तो उस दोनों में अंतर कुछ दिखता है सर? क्या कोई अंतर नहीं है? नहीं, अंतर तो क्या होगा? अंतर सबसे बड़ा तो यही है। सरकार के लोग तो कहते हैं कि पहले शाम में लोग, महिलाएं या कोई भी घर के अगर महिला या कोई उनके बच्चे हैं या बेटियां हैं, वो सही सलामत घर जाने में डरती थी। आज जो रात को 10 बजे 12 बजे आप कहीं भी चले जाते हैं या कहीं खड़े हो जाते हैं, पहले ये सिस्टम में थोड़ा डर भय का अनुभव होता था। जब कोई चीज़ खुलेआम बिकेगा तो भय तो सरकार का खत्म हो ही जाएगा। अब रहा सवाल कि हमारी महिलाएं कितनी सुरक्षित रहेंगी, यह तो आने वाला समय बताएगा कि उस समय का प्रशासन कितना कारगर होगा इसको रोकने में। लेकिन आज इतना तो तय है
कि कोई भी व्यक्ति चोरी छुपे भले दारू पी ले, लेकिन सड़क पर वो हंगामा नहीं कर सकता है। ये भय उसको है कि हम जैसे सड़क पर उतरेंगे हमको पुलिस मार करके भीतर कर देगी, या जो भी धारा के अंतर्गत उस पर कानूनी कार्रवाई होगी वो सरकार कर देगी। अब रहा सवाल एक और बिंदु पे मैं उठाना चाहूँगा। प्रशांत किशोर जी कुछ दिन पहले सीतामढ़ी गए थे और उन्होंने राम जानकी मंदिर का जो शिलान्यास हुआ और उसका जो भव्य भवन बनने की जो बात चल रही है, तो उन्होंने यह कहा कि यहाँ पानी पीने के पानी की कमी है और भाजपा यहाँ हिंदू मुसलमान करवाना चाहती है। तो मेरा यह कहना है कि अपने जब ये जालीदार टोपी पहनकर और कंधे पर चादर रखकर इफ्तार भोज का आनंद लेते हैं, उस समय इनको मुस्लिम हिंदू दिखाई नहीं देता है। और हिंदू का जब मंदिर बनता है, राम मंदिर का विरोध करता है ये आदमी। और एक वीडियो मेरे पास में है जिसमें यह स्पष्ट रूप से एक भंडारा कैसे करने वाले लोगों ने इनसे जब चंदा मांगा कि भंडारे के लिए कुछ राशि दीजिए, तो ये कहते हैं कि हमसे पूछ के भंडारा किए थे। ये मेरे पास वीडियो है। मैं जब आप कहेंगे तो बोलते हैं बहुत पैसा है, बहुत खर्च करते हैं और सर भंडारा के नाम पे 1 रुपया नहीं निकलता उनसे। 1 रुपया नहीं निकला है, मेरे पास वीडियो है उसका। मैं अपने मन से नहीं बात बोल रहा हूँ। और सीतामढ़ी का भी वीडियो है, आप विभिन्न चैनलों में चला है ये चीज। और जबकि सर वो बातें करते हैं प्रशांत किशोर कि मैंने जनसुराज जो बनाई है, मैं किसी धनी या कुबेर को मैं सीट नहीं देने वाला हूं, मैं उन लोगों को दूंगा जो गरीब तबके के हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो विद्वान हैं, वैसे लोगों को मैं आगे करूंगा। जिन्हें आगे बढ़ने में सक्षम नहीं है उन लोगों को मैं आगे बढ़ने का मौका दूंगा और मैं अपने पैसे पे उन्हें आगे बढ़ाऊंगा। और ऐसी बातें आ रही उनके बारे में, तो सर ये बहुत ही निंदनीय है। अभी कुछ देर पहले मैंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी में जब वो आम आदमी पार्टी बनाए थे, तो उस समय भी उनके साथ बहुत सारे समाज के वरिष्ठ अवकाश प्राप्त पदाधिकारी भी थे और समाज के अन्य वर्गों के लोग भी थे। परंतु धीरे धीरे जब ये भ्रष्टाचार में लिप्त होते चले गए, तो उन लोगों ने इनसे किनारा काट लिया। एक नाम मैं लेना चाहूँगा किरण बेदी जी का और कुमार विश्वास जी का। इनके जैसे ऐसे बहुत से लोगों ने अरविंद केजरीवाल से किनारा काट कर लिया। तो अभी तो ये जुड़ेंगे ही। समाज का जो वर्ग है, जो जिनको किसी और पार्टियों में टिकट नहीं मिलेगा, वो तो इन्हीं के साथ जुड़ेंगे, क्योंकि उनको एक संभावना दिखाई देगी यहाँ। लेकिन उस संभावना का प्रतिफल क्या निकलेगा, यह तो आने वाला समय भी बताएगा। सर ये जरूर है कि प्रशांत किशोर भले आगे भविष्य में सीटें जीत पाए या ना जीत पाए, लेकिन उन्होंने अपने आप को तो साबित कर दिया कि मेरी एक पार्टी है प्रशांत किशोर का जनसुराज, और ये चुनाव में खड़ा हो रहा है 243 सीट पे। लेकिन क्या लगता है इनका कोई भविष्य है अथवा ऐसे ही केवल ये केवल जुमला है? नहीं, चुनाव में 243 सीट पर चुनाव लड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ बिहार जो है सो राजनीतिज्ञों का गढ़ है। सर हर 5 साल पे कोई ना कोई चुनाव लड़ता है, लेकिन प्रशांत किशोर ने इतना तो जोर है कि हर कोई जान गया कि प्रशांत किशोर बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं। जिन लोगों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर वो पहले कभी चलते थे, कभी उनकी राजनीतिक भागीदार बनते थे, आज वो उनका आरोप लगा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। कभी वो सम्राट चौधरी का विरोध करते हैं, कभी आरजेडी का विरोध करते हैं, कभी वो तेजस्वी यादव का विरोध करते हैं। तो वो केवल विरोध करते चले आ रहे हैं। लेकिन क्या लगता है कि जो पहले जिन विरोधियों के साथ थे, अब वो महात्मा बन गए हैं, हरिचंद बन गए हैं और उनका कोई भविष्य है? सवाल यह पैदा होता है कि अभी आप भी बोले अभी कि ये सभी पार्टियों के चुनावी रणनीतिकार रहे हैं। तो जब चुनावी रणनीतिकार ये रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनके गुण अवगुणों से ये बखूबी परिचित हैं। कौन कितना भ्रष्टाचार में लिप्त रहा है, कोई भी पार्टी संभवतः इससे अछूता नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि किसी में भ्रष्टाचार कम हुआ है, किसी में ज़्यादा हुआ है। लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में जब ये बात करते हैं, तो इन्हें अपना गिरेबान भी देख लेना चाहिए कि जिन पार्टियों के विरोध में आज ये बोल रहे हैं, उन्हीं पार्टियों का इन्होंने प्रचार किया था। तो बस संक्षिप्त में एक आपसे बस 2 शब्दों में जानना चाहेंगे, प्रशांत किशोर का भविष्य क्या होगा? बस 2 शब्दों में। अब देखिए, हम पब्लिक से ही आवाज उठ रही है कि चुनाव के बाद वो आत्महत्या कर रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ, पब्लिक बोल रही है। सर वो आत्महत्या करना होता तो इतना गली गली घूम रहे हैं सर, और इनकी वीडियो आती है कि वो पूरा शरीर के बीमार हो गए चलते चलते, हर गली मोहल्ले 38 जिला घूम रहे हैं। तो वो आत्महत्या करने घूम रहे हैं सर, इतना पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं वो।
हाँ भाई मेरे, अभी तो मैंने कहा ना कि अरविंद केजरीवाल भी विगत लोकसभा चुनाव और दिल्ली के विधानसभा चुनाव के समय इनको कैंसर हो गया था। इन्हीं के पार्टी के प्रवक्ता बार बार दिन में 4 बार वीडियो कॉन्फ्रेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि अरविंद केजरीवाल का ब्लड शुगर इतना हो गया है, इनको कैंसर हो गया है, इनको ये हो गया, उनको वो हो गया, वो चल नहीं पा रहे हैं। तो वही नाटक ये कर रहे हैं। तो सर ये प्रशांत किशोर का भविष्य क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। अभी हम बातें कर रहे थे वयोवृद्ध सोशल एक्टिविस्ट से, और आए विधानसभा का क्या परिणाम होगा हम जानेंगे उसके परिणाम के साथ। और फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।